हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जयकारा में। और जयकारा में करते हैं हम कार्स एंड मोटरसाइकिल्स के बारे में डिस्कशंस। सो गाइस, आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस गाड़ी का पता हम सबको है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आप सभी ने इस गाड़ी का नाम सुना होगा, जो कि है होंडा सिटी। होंडा सिटी की कई जनरेशन्स आई गाइस। 1998 से स्टार्ट होके जी टाइप मॉडल आया, वीटेक इंजन आया, एंड उसके बाद कई जनरेशन्स आई, ZX आया, एंड फिर उसका फेसलिफ्ट वर्जन आया, फिर वर्जन 4 आया, एंड अब 5 की बारी है। सो गाइस, दिस इज़ द कार, दिस इज़ होंडा सिटी 5th जनरेशन, जो कि है बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट, जिसको हम बोलते हैं मॉडल V। सो गाइस, मैं आपको मिलवाना चाहूँगा इस गाड़ी के ओनर से, जो कि हैं शिवम। हाय प्रतीक। हाय शिवम, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया। तो शिवम, आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक होंडा सिटी है आपके पास, अब 20,000 किलोमीटर आप चला चुके हैं इस गाड़ी को, एंड आई एम श्योर इस गाड़ी में जितनी अच्छाइयाँ हैं तो इसमें कुछ बुराइयाँ भी होंगी। तो आप मुझे बताइए, आपने ये गाड़ी क्यों ख़रीदी, कितने की पड़ी आपको, इसके प्रॉस क्या है और कॉन्स क्या है? तो सर, मैंने 2023 में मुझे एक गाड़ी परचेज़ करनी थी, क्योंकि मेरी जो पुरानी कार थी एक डीजल थी। तो 10 साल कंप्लीट हो चुके थे, तो आई वाज ऑन अ हंट ऑफ अ पेट्रोल कार विच इज़ रिलायबल, which doesn't put a dent on my pocket, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, और मेनली मुझे ये दो चीज़ें ही थी, और जिसमें थोड़ा मज़ा भी है। आई एम नॉट लाइक अ 40-year-old, तो मुझे थोड़ा फ़न भी करना था। तो मैं ओवरऑल पैकेज देख रहा था जो मुझे रिलायबिलिटी भी ऑफ़र करे, थोड़ा स्पोर्टीनेस भी ऑफ़र करे। तो तब मैं मल्टीपल टेस्ट ड्राइव्स पे निकला। मैंने स्लाविया देखी, वर्टस, सियाज बहुत कॉमन हो चुकी है, हो चुकी थी आपने। वरना उस टाइम बस मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वरना का बिल्कुल न्यू जनरेशन आई थी, एंड इट लुक अगली टू मी, सॉरी टू से। आगे से बिल्कुल वो इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो मैं उस तरफ मैंने सही बताऊं तो टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली उसकी। मैंने i20 की ज़रूर ली थी, लेकिन वरना की नहीं ली थी मैं, बिकॉज डिज़ाइन आपको पसंद बिल्कुल नहीं आया। हाँ जी, डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया था। और दूसरा, फिर मैंने स्लाविया की ली टेस्ट ड्राइव, और जो मेरा बजट था, तो आई वाज स्ट्रिक्ट ऑन माय बजट। जो 1.5 थी वो इट वाज गोइंग आउट ऑफ माय बजट, तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं। वो मैंने 1 लीटर की टेस्ट ड्राइव दी। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कार, बट दिस कार चेक्ड ऑल ऑफ माई बॉक्सेस। आप इसे चलाना चाहो, थोड़ा तेज़ चलाना चाहो, इट इज़ 120 हॉर्स पावर, 147 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और मेन बात होंडा की रिलायबिलिटी। इकलौती कार इस सेगमेंट में जो 10 साल की वारंटी देती है आपको। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई और कंपनी इंडिया में 10 साल की वारंटी देती हो इस सेगमेंट में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे इसलिए मैंने गाड़ी चूज़ करी। और मुझे ये उस टाइम, क्योंकि ये होंडा का आजकल थोड़ा पता नहीं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर मार्केटिंग, और बहुत ज़्यादा कार्स नहीं बिक पा रही हैं, तो उस टाइम अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा था। आई गॉट अराउंड मोर देन 1 लाख डिस्काउंट, तो मुझे अच्छी खासे रेट में पड़ गई। तो उस टाइम इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या था और आपको कितने की ऑन रोड पड़ी है? सर, इसका एक्स शोरूम प्राइस ही अराउंड 12.45 था, और मुझे सर सब कुछ मिला मुलू के इन्होंने डिस्काउंट करके मुझे ऑन रोड ये 12.75 लाख की पड़ी। अमेजिंग, बिकॉज आज के टाइम पे 2025 में इसका एक्स शोरूम प्राइस है 12,80,000, और जिसमें आप इंश्योरेंस, RTO, एक्सटेंडेड वारंटी एंड इन सब को मिला के करीब 14 लाख रुपए की आपको ऑन रोड पड़ती है गाड़ी। और भाई आपको ये मिली 1270 में।
हाँ जी, बट मैं एक और ऐड मैंने फिर इसमें कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, मैंने इसमें पीपीएफ भी कराई है, 1 लाख रुपए लग गए मेरे उस चीज़ में, बट मेरी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने ये कराई है। कुछ लोगों को लग सकता है कि बहुत महंगी हुई है, बट आई एम कंफर्टेबल विद इट। ठीक है, तो कैसा रहा है आपका पीपीएफ से एक्सपीरियंस? ठीक है, आपका फ़ायदा हो रहा है इससे कुछ? बिल्कुल हो रहा है सर, नो डाउट। स्क्रैचेस जो डीप स्क्रैचेस हैं उनसे तो नहीं बचा पाती, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ धूल मिट्टी बहुत है, छोटे छोटे बच्चे कभी खेलते खेलते कुछ लग जाए, तो ऐसे मैंने काफ़ी स्क्रैचेस देखे हैं कि जैसे रात को पड़ा और मैंने नोटिस किया एंड सडनली सुबह धूप में वो हील भी हो गया। तो ये तो हुई आपका प्राइस की बात। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कुछ चीज़ें बताई कि आपने क्यों ख़रीदी है गाड़ी, अब ख़रीदने के बाद का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या कुछ प्रोज़ हैं इस गाड़ी के और क्या कुछ कॉन्स हैं? तो स्टार्टिंग करते हैं प्रोज़ से। आप मुझे कुछ बताइए कि ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए और आपका लेने के बाद का एक्सपीरियंस कैसा है? बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रो से। सो बेस्ट थिंग इज़ द इंजन, IVTEC। आप इसे लो स्पीड्स में चला लो। वैसे तो कई बार होंडा सिटी के जो टेस्ट राइड्स जो ऑफ़र करते हैं, उन्होंने क्या करा था, 25 के MPH पे रखा इस गाड़ी को एंड दे जस्ट पुट द 6th गियर। देयर वाज नो नॉकिंग, देयर वाज नथिंग, और उन्होंने 6 गियर से वो गाड़ी उठा दी। करना नहीं चाहिए, आई वोंट रिकमेंड दैट, बट इस गाड़ी ने ज़रा सा भी नॉकिंग इशू नहीं था उस टाइम पे। तो और सेम इंजन आप 7000 RPM तक रेव कर सकते हो। इट गो सेकेंड गियर में ये 107 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी स्पीड पे चली जाती है। चलो ये तो इंजन का हो गया। दूसरा है इसकी रिलायबिलिटी। तो आज तक अभी मैं 22,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, कहीं पे भी थोड़ा सा भी मुझे इशू नहीं है, नीदर फ्रॉम द इंटीरियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकली तो फिट एंड फाइन है ये गाड़ी। अदर देन दिस कंफर्ट ऑल्सो, आप एक बार देखेंगे इसकी लेंथ देखिए गाड़ी की, अगर मैं फैमिली को लेके जाना चाहूँ बड़े प्यार से पूरा अच्छे आराम से, बैक सीट कंफर्ट भी बहुत प्यारा है इसका एंड चलाने के भी मज़े हैं। एंड दूसरा अगर आप कंपेयर करें इनके राइवल से, स्लाविया हो गया, वरना भी हो गई, जो पेट्रोल इंजन्स हैं, बोथ टर्बो एंड नॉन टर्बो नेचुरली एस्पिरेटेड, इसकी एवरेज बहुत बेटर है। आफ्टर माय फर्स्ट सर्विस इट हैज़ स्टार्टेड गिविंग मी एवरेज ऑफ मोर देन 12, मिनिमम इसकी 12 जाती है। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही ट्रैफिक में हैं, हाँ नो डाउट, अगर आप बिल्कुल ही रेड लाइन करके ही चलाएंगे हमेशा तो 10 तक वो ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन आप जैसे नॉर्मल चलाएंगे तो 12 से नीचे नहीं देती है। मैंने सिटी में इससे 14.5-15 भी निकाली हुई है जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। एंड थर्ड थिंग एज आई मेंशन कि कॉस्ट में आपको क्या एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, इसमें एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले सब कुछ इसमें वायरलेस मिलता है, ये भी बहुत बढ़िया है। एंड नो डाउट सनरूफ की कमी है, बट आई डोंट नीड इट। बट ओवरऑल इसमें हाँ मेन थिंग, इस बजट सेगमेंट में, इस रेंज में, इस सेगमेंट की गाड़ी में ADAS देना, वो भी लेवल 2, जो कि बहुत है। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, लेन असिस्ट है, तो ये चीज़ें एडेड ऑन फीचर्स हैं विच इज़ वेरी वैल्यू फॉर मनी। तो मैं इसलिए ये प्रोज हुए इस चीज़ के। सही बताया आपने। होंडा ने, एक टाइम था होंडा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे मार्केट में, लेकिन जब आपने ये गाड़ी ख़रीदी 2023 के एंड में, तब सिर्फ गिने चुने प्रोडक्ट्स थे। एक होंडा सिटी थी और एक थी हमारी अमेज, नहीं होंडा के प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो होंडा का ऐसा टाइम आ गया था कि हो सकता था कि कंपनी इस देश को छोड़ के चली जाए, बिकॉज इस देश की गवर्नमेंट, कुछ ऐसे रूल्स हैं बाहर की कंपनीज़ के लिए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा है कि उनका सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो शायद उस वजह से बहुत हैवी डिस्काउंट्स दिए गए और बहुत सारे फीचर्स। गाइस आप मानेंगे नहीं, जितने प्राइस में ये गाड़ी जितने फीचर्स देती है ना, कोई कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती उतना। ADAS 13 लाख की गाड़ी में ADAS फीचर देना, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल विद लेन असिस्ट एंड विद व्हाट डू यू कॉल इट, एडेप्टिव क्रूज़ नहीं, जब ब्रेक्स लगा देती है गाड़ी को सामने, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, a lot of things, मतलब इट्स अ फीचर इट्स कार। इसके अंदर सिर्फ एक सनरूफ मुझे ऐसा लगा फीचर जो नहीं दिया कंपनी ने। अदरवाइज़ इंटीरियर में अगर आप इसके स्टीयरिंग पे जाएंगे, जो कि हम आगे बात करने वाले, तो फीचर रिच गाड़ी है, अमेजिंग रिलायबिलिटी है। होंडा की रिलायबिलिटी को हम जानते हैं, गाड़ी को जितना भी रेव करना चाहो आप रेव कर लो, 7-7,500 RPM तक चली जाती है, रेड लाइन करती है। 4,000 RPM के बाद इसका VTEC किक इन हो जाता है, जो कि आपको एक फ़ील देता है स्पोर्ट्स कार की, गाड़ी की आवाज़ चेंज हो जाती है और क्या मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में। तो बहुत सारे प्रोज़ हैं इस गाड़ी में, नो डाउट। मैं कुछ जानना चाहूँगा इसके कॉन्स के बारे में। आपको
अब 20,000 किलोमीटर हो गए हैं, तो गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगा होगा कि ये चीज़ की कमी है, बिल्कुल। तो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। ठीक है, कॉन्स में वैसे तो बहुत कम है, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट थिंग इज़, अब आप कोई सी भी कंपनी ले लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम मर्सिडीज़ या कितने भी, चाहे आप करोड़ों की कार लीजिए, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड कॉस्ट कटिंग। तो आप 2010 की होंडा सिटी से कंपेयर कीजिए और अब जो 2025 की, तो प्लास्टिक की क्वालिटी एंड थोड़ी बहुत क्रीकिंग नॉइस, राइट। अभी केवल 22,000 किलोमीटर हुए हैं, 1 साल से थोड़ा ही ऊपर हुआ है, इसमें नॉइस आने लग गई है, तो विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम होंडा एटलीस्ट, क्योंकि जो सेकंड जनरेशन होंडा सिटी थी, इट इज़ बिल्ट लाइक अ टैंक, तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आती थी, नीचे से ज़रूर लगती थी, लेकिन इसकी इन्होंने बिल्ड क्वालिटी कम कर दिया, नो डाउट, अंदर से। बट ओवरऑल आई थिंक इट हैज़ scored 4 star in the international market, so it is okay, it is not very good, but हाँ, I am satisfied with. Next con मैं इसकी बात करूँगा, no doubt सेम इंजन जो प्रो भी है वो इसका कॉन भी है। क्यों? अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो लो एंड टॉर्क है इस इंजन का, विच इज़ लिटिल लेस, अगर आप थोड़ा थर्ड गियर में है, यू नीड टू जस्ट ओवरटेक इन अ सिटी ट्रैफिक, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, समटाइम्स यू नीड टू पुल डाउन अ गियर, क्योंकि इसके गियर रेशियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, एज आई सेड अर्लियर, सेकंड गियर में 107 क्रॉस करती है, तो उसकी वजह से पावर लैग थोड़ा सा है। हाँ जी, थोड़ा सा आपको थोड़ा हाई रेव करना पड़ता है क्विक ओवरटेक्स के लिए। अदर देन दैट आई थिंक आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड। यही 2 मेजर मुझे कॉन लगते हैं इसमें, बाकी तो नहीं, यही। बीइंग अ सेडान, डू यू थिंक ये नीचे लगती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, ये चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। मेरे दोस्त के पास होंडा सिटी 4th जनरेशन भी है, वो हर जगह लगती थी। मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, 5 जनों के साथ, ये कहीं भी नीचे नहीं लगी। मैं ऋषिकेश, हरिद्वार और पहाड़ों में भी ले जा चुका हूँ इसे। हाँ, नो डाउट, बिल्कुल ही आप जहाँ पे ऑफ रोडिंग है वहाँ पे तो लगती है, नो डाउट लगती है, लेकिन छोटे मोटे उसमें कहीं पे भी सिटी में मुझे आज तक ये गाड़ी कहीं पे भी नहीं लगती, अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा रोड ख़राब है। हाँ जी, नाइस। सो बहुत अच्छा लगा शिवम आपसे इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स जान के। सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में, बिकॉज अब हम इसका वॉक अराउंड करने वाले हैं। मैं आपको इसके एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, और फिर हम इसके इंटीरियर में बैठ के इसके इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, एंड देन फिर बात करेंगे कि आज के टाइम पे ये गाड़ी आपको कितने की पड़ रही है, क्या डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रही है कंपनी, आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, कंपटीशन कैसा है। सो इन सब के बारे में बात करते हैं, जुड़े रहिए इस वीडियो में। सो गाइस, बात करते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में, और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके एडास फीचर के बारे में। सो दिस इज़ अ लेवल 2 एडास, जो कि सेंसर बेस्ड नहीं है, कैमरा बेस्ड है, एंड ये आता है आपका ऑटो ब्रेकिंग के साथ, लेन असिस्ट के साथ। इस टाइप के गाड़ी में, इस बेस से एक ऊपर वेरिएंट में ही अगर होंडा इस लेवल का एडास दे रही है, तो इट्स अ वेरी गुड डील फॉर यू गाइस, मेक्स द कार वेरी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। अब बात करते हैं इसकी हेडलाइट्स के बारे में, जो कि आती हैं प्रोजेक्टर सेटअप के साथ। सो दिस इज़ अ हेलोजन प्रोजेक्टर, साथ में आता है इसका हाई बीम के लिए हेलोजन बल्ब विद अ रिफ्लेक्टर, एंड दिस इज़ हेलोजन इंडिकेटर्स। साथ में ही बम्पर के ऊपर बहुत ही स्पोर्टी लाइंस बनी हुई हैं, और इस गाड़ी को बहुत ही स्पोर्टी अपील देती है। साथ में मिलता है आपको एक फॉग लैम्प दोनों साइड पे। फिर बात करते हैं इसके क्रोम गार्निश के बारे में, जो कि आपके बम्पर और बोनेट के बीच में मिलती है। आपको काफ़ी थिक पट्टी मिलती है इस क्रोम की, जो कि डिज़ाइन इज़ समथिंग सब्जेक्टिव, आपको अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं भी अच्छी लगती है, लोग हटवा देते हैं या ब्लैकआउट करवा देते हैं। वहाँ पे ट्रैक्टर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा साउंड आया इस चीज़ का। एंड गाइज, यहाँ पे आपको मिलता है होंडा का लोगो, सेम सेटअप ऑफ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स हेयर। अब बात करेंगे गाइज इसके एलॉय व्हील्स के बारे में। सो दिस इज़ अ बेस से एक ऊपर वाला मॉडल, जिसमें आपको मिलते हैं 15 इंचर एलॉय व्हील्स। जो इसका टॉप मॉडल है उसमें आपको मिलते हैं 16 इंचर एलॉय व्हील्स। इस टायर का प्रोफाइल है 185/60 R15, जो कि MRF के ZV टायर के साथ आता है। गाइस, साथ में आपको मिलते हैं ऑटो फोल्ड मिरर्स, ORVMs। साथ में आपको यहाँ पे दिए गए हैं रिक्वेस्ट सेंसर, जिसमें आपको बस ऐसे हाथ डालना है, गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी, एंड इस बटन को दबा के गाड़ी दोबारा लॉक हो जाएगी। पीछे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, आगे के दोनों डोर्स में ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। अब बात आती है गाइस रियर व्हील की। रियर व्हील में आपको जो ब्रेक्स मिलते हैं गाइस, वो मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग दिखती है, एंड
आज के टाइम पे हर गाड़ी जो इस सेगमेंट में आती है, वरना एंड स्लाविया, एंड वर्टस में आपको मिलते हैं रियर में डिस्क ब्रेक्स, जो कि उस हैवी गाड़ी को, उतनी फास्ट गाड़ी को रोकने में कामयाब है। लेकिन वरना में एंड होंडा सिटी में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, जो मुझे कॉस्ट कटिंग लगती है। आई डोंट नो इतना पैसा चार्ज करने के बाद भी कंपनी ने ये कॉस्ट कटिंग क्यों की, पर ठीक है, इस मॉडल के लिए, इस बेस से टॉप के लिए ये चीज़ जायज़ है, बट अगर टॉप मॉडल में भी ऐसा ही है तो वो गलत है। अब बात करते हैं गाइस इसके रियर लुक के बारे में, एंड क्या लगती है ये पीछे से, मज़ा आ जाता है। कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये एक होंडा की गाड़ी है या फिर BMW है, बिकॉज इसकी टेल लैम्प्स इंस्पायर्ड है BMW से। रात को जब ये दोनों गाड़ियाँ साथ में खड़ी होती हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल कि इफ़ इट्स अ होंडा और अ BMW। गाइस ऊपर मिलता है आपको एक शार्पन एंटीना, गाड़ी के लुक्स को और स्पोर्टी बनाता है। पीछे मिलती हैं डिफॉगर लाइंस, साथ में मिलता है आपको यहाँ पे एक कैमरा, जो कि हम अंदर बैठ के चेक करेंगे कि आपको कितनी क्लैरिटी देता है ये। पीछे मिलता है डिफ्यूज़र, ये फेसलिफ्ट मॉडल्स के बाद ही आना स्टार्ट हुआ था गाइस, इससे पहले ये डिफ्यूज़र नहीं आता था। सो गाइस बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। सो इसमें आता है 590 लीटर्स का बूट स्पेस। इसमें आप इतना लगेज डाल सकते हो और उसके बाद भी 2-3 डेड बॉडीज़ डाल सकते हो अगर आप गैंगस्टर हो तो। लेकिन तो आजकल सेडान्स यूज़ नहीं करते हैं गैंगस्टर्स। बात करते हैं इसके स्पेयर व्हील के बारे में। इट्स अ स्टील व्हील, वही 15 सेक्शन का टायर मिलता है। साथ में आपको जो जैक एंड ऑल की सुविधा है वो यहीं पे दी हुई है, वही ओल्ड स्टाइल जैक दिया गया है। तो गाइस गाड़ी के अंदर एंटर करते ही हमें दिखता है होंडा का लोगो। गाड़ी का इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन यहीं पे ही है। सो थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस अंदर आते ही सबसे पहले आपको नोटिस होगा ये स्टीयरिंग व्हील। तो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, बट ये इस मॉडल में लेदर रैपिंग और कंपनी से नहीं लग के आती है, ये शिवम ने बाहर से कराई हुई है। तो कंपनी के साथ आपको कंपनी की साइड से जो स्टीयरिंग व्हील मिलेगा उस पर आपको लेदर रैपिंग नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको दिखता है ये एनालॉग मीटर, साथ में मिडल में दी गई है आपको एक डिजिटल स्क्रीन। मेरे को पर्सनली एनालॉग मीटर्स बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरी गाड़ी जिमनी है, मैंने ली थी, उसमें भी एनालॉग मीटर है। खैर उसका तो बहुत ही लेगेसी से इंस्पायर्ड किया गया है। तो जब ये वीटेक किक इन होता है तो इसकी जो नीडल है वो जब 7000 RPM पे वाइब्रेट कर रही होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त फील होती है वो। तो बहुत ही सुंदर मीटर है। टॉप वेरिएंट्स में डिजिटल मीटर आता है प्रॉपर। यहाँ पे आपको दिए गए हैं वॉल्यूम कंट्रोल, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, वॉइस असिस्ट, एंड इस साइड पे आपको मिलेगा आपका एडास का कंट्रोल। एडास का कैमरा आपको यहाँ दिया गया है, लेकिन कंट्रोल इसके सारे इस साइड है। इस साइड आपको मिलते हैं AC वेंट्स, जो बेस मॉडल के अंदर ही आपको सिल्वर लाइनिंग नहीं मिलती, लेकिन आपको इस वेरिएंट से जो कि सेकंड बेस है उससे आपको सिल्वर लाइनिंग इसकी बाउंड्री पे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं आपके मिरर्स कंट्रोल करने के लिए एंड विंडोज़ कंट्रोल करने के लिए। इससे आप अपना ORVM को फोल्ड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, मिरर को एडजस्ट कर सकते हो इन बटन से, गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, विंडोज़ को लॉक अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे 4 पावर विंडोज़ के बटन्स हैं। इसके बाद आपको सेंटर में मिलता है 8 इंचेस की डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले वायरलेस मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। बटन्स की फील काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे टिक 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 की जो आवाज़ आती है, इट गिव्स इट अ वेरी प्रीमियम फील। So yeah, I liked it, so I wanted to highlight this feature a bit. स्टोरेज स्पेसेस की बात करूँगा, इस बहुत अच्छे स्टोरेज स्पेसेस हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, साथ में आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप कीज़ रख सकते हो। कीज़ रखने के लिए आपको यहाँ पे भी एक जगह दी गई है कंपनी ने, तो यहाँ पे आप अपनी कीज़ रख सकते हो, जिसमें रखी भी हुई है। एंड इसके अलावा उधर भी पैसेंजर साइड की भी आपको डोर पॉकेट में आपको 1 लीटर की 2 बॉटल्स आप वहाँ पे भी रख सकते हो। सिटिंग कंफर्ट की बात करूँ, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल में फिर यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिलता है, भर के स्टोरेज स्पेस दिया गया है। मतलब गड़ का स्टोरेज स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने फाइल्स एंड फोल्डर रख सकते हो, मोबाइल फ़ोन रख सकते हो,
हैंड ब्रेक आपको मैनुअल दी गई है, यहाँ पे ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक नहीं है। ये आपको यहाँ पे हैंड रेस्ट दिया गया है, इस पर भी हमने कवर चढ़ाया हुआ है बाहर से। सच गाइस, जो ये मॉडल है इसमें आपको इंटीरियर में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। आपको जो इतने भी आपके सीट कवर्स हैं ये सब बाहर से लगाए हुए हैं, एंड जो कंपनी ऑफ़र करती है वो कपड़े वाले फैब्रिक वाले ही कवर करती है। इस पे भी फैब्रिक होता है, ये बाहर से लगा हुआ है इसके ऊपर कवर। यहाँ से आप देख पाएंगे हल्का सा, अगर मैं आपको खींच के दिखाऊं तो नीचे फैब्रिक है, ऊपर आपका लेदराइट से कवर किया गया है। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है। गाड़ी के अंदर एक और चीज़ है जो बहुत ही तरीके से हाईलाइट की गई है, जो कि है इसमें आप सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो। सीट की हाइट एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ से आप पावर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, हेडलाइट को लेवल कर सकते हो। यहाँ से आपका बूट ओपन हो जाएगा। पीछे चलते, गाइस आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। I'm 5'10", लेकिन अगर कोई 6 फुट का बंदा भी बैठा होता तो वो भी उस एडजस्टमेंट के साथ बैठ सकता है। उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारा लेग रूम है। सो नो डाउट दिस इज़ अ एग्जीक्यूटिव सेडान। यहाँ पे बैठ के आपको फील होती है कि यू विल बी कंफर्टेबल ऑन लॉन्ग रूट्स, और कहीं पे भी आप जा रहे हो तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है। यहाँ पे आपको मिलता है सॉफ्ट टच फैब्रिक के साथ, इधर भी सॉफ्ट टच, लेकिन बाकी सारा जो प्लास्टिक है वो सारा हार्ड है। इनफैक्ट आगे डैशबोर्ड पे भी, जो मैं आगे आके आपको दिखाने वाला हूँ। पीछे आपको दिखेंगे एसी वेंट्स, जो कि बेस से ऊपर वाले सेगमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं। बेस में भी आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, बट ये सिल्वर लाइनिंग नहीं मिलती है आपको उसमें। इसके अलावा गाइस आपको अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। सो अगर आप देखोगे तो मेरे थाइज़ के नीचे का काफ़ी अच्छा कुशनिंग दी गई है, जो मुझे बैठने में काफ़ी ईजी फील करा रहा है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मैं बोलूँगा इस गाड़ी में। सो गाइस बात करते हैं इसके पैसेंजर सीट के कंफर्ट की। तो ये सीट थोड़ी सी आगे हुई है मेरी हाइट के हिसाब से, मैंने इसको पीछे किया तो हाँ काफ़ी कंफर्टेबल है। टच की बात करूँ तो ये सारा हार्ड प्लास्टिक है गाइस, सारा। देयर इज़ नो सॉफ्ट टच एनीवेयर ऑन द डैशबोर्ड, बट हाँ यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है फैब्रिक के साथ। एंड यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में एक स्ट्रिप दी गई है, जो कि इसको बहुत अच्छा, एक बहुत प्रीमियम लुक दे रही है। बाकी यहाँ पे आपको 2 USB स्लॉट्स मिल जाएंगे, एंड देन 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। पीछे आपको 12 वोल्ट के सिर्फ चार्जिंग सॉकेट, एंड आपने बाकी सारे फीचर्स तो मेंशन कर ही दिए। अमेजिंग। सो गाइज एक बार इसका हुड खोल के देखते हैं और बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। सो गाइज इसमें आपको मिलता है एक 1500 सीसी का IV-Tech इंजन। IV-Tech होंडा की एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जो कि प्रोड्यूस करता है 121 bhp की पावर और एक 145 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क। ये गाड़ी 7000 RPM पे अपना लिमिटर टच कर देती है, लेकिन इसका जो पीक पावर है वो स्टार्ट होती है 4000 RPM पे, जब इसका V-Tech किक इन होता है। सो गाइज एक और अमेजिंग चीज़ है इस गाड़ी के बारे में मुझे लगती है, इट्स हाईली कस्टमाइजेबल कार। बहुत सारे लोग इसको कस्टमाइज़ करते हैं। कुछ लोगों ने इसमें टर्बो फिट किया हुआ है, जो कि इसकी पावर को करीब 200% से भी ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुत लोग इस गाड़ी के अंदर स्टेज 1 स्टेज 2 ट्यून्स करते हैं। और हाँ, पहले जो इसके अंदर इंजन आता था वो सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आता था, लेकिन अब ये DOHC इंजन आता है, जो कि डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट, जो इसको ज़्यादा ब्रीदेबल बनाता है, जिसकी वजह से इट्स मोर स्मूथ, मोर एफिशिएंट एंड मोर पावरफुल। एंड क्या कहने हैं गाइस इस इंजन के। कंपनी ने 20 साल से ऊपर 25 साल होने वाले हैं गाड़ी इस इंजन को ही यूज़ कर रही है, एंड आज तक कभी भी इस इंजन के बारे में कभी मैंने बुराई नहीं सुनी है। एंड बात करें इसके ट्रांसमिशन के बारे में, ये पर्टिकुलर मॉडल आता है आपका मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, लेकिन इसके अंदर CVT ट्रांसमिशन का भी प्रावधान है। CVT ट्रांसमिशन थोड़ा सा अलग होता है, इट्स अ रबर बैंड इफेक्ट काइंड ऑफ ए थिंग। जैसा आपका होंडा एक्टिवा में आपको ट्रांसमिशन मिलता है, बिना गियर के वो गाड़ी चलती है, वैसे ही आपकी गाड़ी उस तरह से चलती है, जिसमें आप स्टेयरिंग पूरा, थ्रॉटल पूरा दबा देंगे तो वो RPM हाई रेड लाइन तक जाएगा और आपका पावर धीरे धीरे आपके व्हील्स तक पहुंचेगा। सो बहुत सारे लोगों का इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन है। सो मुझे पर्सनली टॉर्क कन्वर्टर और
DCT ट्रांसमिशंस पसंद है, बट हाँ CVT काफ़ी स्मूथ होता है, बहुत लीनियर पावर डिलीवरी होती है। तो बहुत सारे लोग जिनको गाड़ी आराम से चलानी होती है, एंथुजियास्ट नहीं होते हैं, वो CVT प्रेफर करते हैं। इसलिए आपको ये गाड़ी बहुत सारे कॉरपोरेट के लोगों के पास और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास यूज़ करते हुए मिलेगी। सो ये कुछ हुई टेक्नोलॉजी और इसके इंजन के बारे में बात। अब चला के देखते हैं। एंड नो डाउट मैं बहुत देर से चाह रहा था इस गाड़ी को चलाऊं और देखूं इसके सस्पेंशंस कैसे हैं, इसकी माइलेज कैसी है, फिर एक कंक्लूजन पे आएंगे गाइस कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए अंदर। सो गाइस इसके सस्पेंशन की बात करें तो इट इज़ समवेयर इन द मिडल, दो इफ़ यू कंपेयर इट विद वर्ना और एवर्टस स्लाविया, सो यू विल फील कि ये थोड़े से हार्ड साइड पे है, बिकॉज इट इज़ मोर स्पोर्टियर इन राइडिंग इन हैंडलिंग। सो कंपनी ने इसको थोड़ा सा हार्ड साइड पे रखा है। फ़ायदे और नुकसान इस चीज़ के ये हैं कि अगर आप छोटे मोटे खड्डे पे चला रहे हो या हल्का छोटे स्पीड ब्रेकर है और बहुत ही हल्के हल्के खड्डे हैं, तो आपको अंदर कैबिन तक में उसकी आवाज़ आती है जैसे ये। और अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे टर्न लेते हो या कर्व आ गया आपका हाईवे पे, तो आपको बॉडी रोल बिल्कुल महसूस नहीं होगा। सो शिवम क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं एग्री करूँगा सर आपके साथ, क्योंकि अभी मैं वैसे 22,000 चला चुका हूँ इस गाड़ी को, तो मैं तो अडेप्ट हो चुका हूँ। बट हाँ, आई वुड से कि थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल में है, बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। बट हाँ, मैं कोरोला में भी बैठ चुका हूँ, दैट इज़ ऑन अनदर लीग, उसके बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है। बट हाँ, जैसे आपने कहा बॉडी रोल सही रहता है, तो यस आई एग्री विद यू, थोड़े से हार्ड साइड पे है। राइट, कोरोला के सस्पेंशंस तो बहुत ज़बरदस्त थे। तो इससे पहले मेरे पास एक जिमनी है और उससे पहले एक करोला थी, एंड करोला के सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट साइड पे थे। कई बार ऐसा होता था कि अचानक से कोई मार्किंग नहीं है और स्पीड ब्रेकर भी आ गया, तो अगर आप 60 to 80 की स्पीड पे भी अगर उस स्पीड ब्रेकर पे से निकाल देते हो गाड़ी, तो आपको अंदर कैबिन में पता भी नहीं लगता था। दो इस गाड़ी के सस्पेंशन थोड़े से हार्ड साइड पे, तो डेफिनेटली आपको पता लगने वाला है। बट अगर छोटे मोटे बम्प्स हैं तो गाड़ी ग्लाइड करके निकल जाएगी, आपको फील नहीं होगा। सो गाइस अगर इसके माइलेज की, फ्यूल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इट्स अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 1500 सीसी। उसके बाद भी बिकॉज गाड़ी एरोडायनेमिकली काफ़ी एडवांस है, तो एवरेज हाईवे पे बहुत अच्छी निकाल देती है गाड़ी। तो मैंने खुद इसको चलाया हाईवे पे, तो आई हैव नोटिस्ड कि ये 22 तक भी चला जाता है। इसका कंसोल जो माइलेज शो करता है, इट्स अराउंड 22 किलोमीटर पर लीटर। बट इफ़ यू टॉक अबाउट सिटी ड्राइविंग, तो ये गाड़ी आपको वहाँ पे भी निराश नहीं करती है। मिनिमम जब आप एसी चला रहे हो और नॉर्मल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे भी या नॉर्मल सिटी राइड पे, आपको ये गाड़ी मिनिमम 12 की माइलेज देती है और अराउंड 16 तक आप इसको लेके जा सकते हो सिटी माइलेज में, व्हेन यू आर ड्राइविंग इन अ सिटी विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्या कहना चाहोगे शिवम? बिल्कुल सर, यू हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। तो मैं बिल्कुल, आपने तो 22 करी है, मैंने तो इसको 23.6 तक भी किया हुआ है। अगर आप थोड़ा बहुत 1-1.5 किलोमीटर का एरर भी पकड़ें, तो एक्चुअल माइलेज मैंने टैंक टू टैंक जब नापी, तो मैंने मैक्सिमम आज तक इससे 22.1 की माइलेज ली है। और सिटी में बिल्कुल सही है, आप अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। आफ्टर माई फर्स्ट और सेकेंड सर्विस ये इसकी माइलेज थोड़ी बढ़ भी गई है, तो तब ये 12 देती है। लेकिन अगर आपको रश ना मिले तो मैंने 14-15 तक भी निकाली हुई है इजीली। नाइस। सो गाइस अभी हम एक बम्पी रोड पे हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है रोड, तो हाँ कैबिन में आवाज़ आ रही है। जिमनी चलाता हूँ तो इस टाइप की आवाज़ नहीं आती है गाड़ी में। तो हाँ, ये सस्पेंशंस का थोड़ा सा मैं डीमेरिट कहूँगा इस गाड़ी को लेके। अदरवाइज इट्स अ प्रीमियम सेगमेंट कार, बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है, बट इट मेक्स यू फील लाइक इट्स अ लग्जरी कार। आप इंटीरियर को देख के समझ ही पा रहे हो। सो गाइस गाड़ी का 0 to 100 एक्सेलरेशन टेस्ट करने वाले हैं। बेल्ट लगाई हुई है हम दोनों ने,
एंड स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने इस गाड़ी के बारे में काफ़ी बातचीत कर ली है, इसके माइलेज के बारे में, इसके सस्पेंशंस के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स, ओनरशिप एक्सपीरियंस, इसका 0 to 100 हम चेक कर चुके हैं एंड इसके इंजन के बारे में बात कर चुके हैं, इसके एक्सटीरियर इंटीरियर। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी वैल्यू दी है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंक्लूजन की बात करूँ तो गाइस, जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी आती है, जैसे कि शिवम को ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 12,70,000 की पड़ी एंड आज के टाइम पे ये गाड़ी 14 लाख रुपए की पड़ रही है। उसमें जो फीचर्स ये गाड़ी ऑफ़र कर रही है ना, वो चीज़ वो आप किसी और गाड़ी में नहीं ले सकते। एंड मुझे ये लगता है कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए अगर आपका डे टू डे रूटीन में गाड़ी चलाने का है, आप ऑफिस लेके जाना चाहते हो, कभी कभी इसको लॉन्ग ड्राइव्स पे लेके जाना चाहते हो। एज ए फैमिली कार इट्स एन अमेजिंग कार। अगर आप थोड़ा बहुत एंथुजियास्ट हो तो आप इस गाड़ी को बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो, बिकॉज ये गाड़ी अलाउ करती है। एंड ये गाड़ी उन गाड़ियों में से जो आपके साथ 15 साल 20 साल अगर आप इनको ध्यान रखोगे और इनकी मेंटेनेंस कराते रहोगे, जो कि इस गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको 5 से 7 हज़ार रुपये में इसकी सर्विस हो जाती है, तो ये गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देने वाली है। दिस इज़ वन ऑफ द कार्स जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाली है। तो गाइस, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इफ़ यू वांट टू शो सम लव यू कैन टैप ऑन द सब्सक्राइब बटन, बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए और कमेंट में अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।